So hi everyone, I am Rishi Udit, and in this video I am going to talk about the paper presentation at an international conference. So how the idea came to my mind is, actually I am pursuing PhD and I make educational videos basically on this channel. कुछ statistics, research, UGC net इन सभी के बारे में मैं videos बनाती हूँ. So in my comments on those videos, few of my students have asked, so how to write research papers, how do we present them. So I just thought, actually I recently presented a paper at an international conference, so I just thought कि quickly एक video इस पर मैं बना दूँ. कुछ moments मैंने वहाँ पर capture करने की कोशिश की है, so that आपको एक idea वहाँ पर हो जाए कि किस तरह का atmosphere वहाँ होता है. कैसे प्रोसीड करते हैं हम, प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, तो वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ. तो इससे पहले कि मैं आपको रियल टाइम रिकॉर्डिंग्स दिखाऊं जो कि मैंने वहाँ पर की हैं, उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड या बेसिक जो है उस पर बात करना चाहूँगी कि क्या आपका एग्जैक्टली होते हैं रिसर्च पेपर्स और क्या ज़रूरत होती है, कैसे हम उनको मतलब पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, उसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने क्यों ये रिसर्च पेपर लिखा या प्रेजेंट किया ये सब. तो वैसे कोई भी लिख सकता है रिसर्च पेपर जिसका भी इंटरेस्ट है रिसर्च में, बट बिकॉज आई एम डूइंग PhD, आई एम परस्यूइंग PhD, सो इट बिकम्स लाइक थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है मेरे लिए. हालांकि अभी UGC ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उससे वहाँ पर वो चीज़ हटा दी गई है कि ज़रूरी नहीं है आपको, बट फिर भी अगर आप रिसर्च में परस्यू कर रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ को, और अगर मैं आगे प्रोफेसरशिप में भी जाना चाहती हूँ, तो 2 या 2 से ज़्यादा कुछ पेपर्स अगर मैं पब्लिश कर दूँ अच्छे जर्नल्स में या प्रेजेंट उनको करूँ, तो वो चीज़ मेरे लिए वहाँ पर थोड़ा मैंडेटरी हो जाती है. सो दिस वाज माय सेकंड टाइम दैट आई प्रेजेंटेड द पेपर एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. सो ये मैंने प्रेजेंट किया था गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में. एंड तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिसर्च पेपर्स बेसिकली कितनी तरह के होते हैं. तो रिसर्च पेपर आपके मोस्टली 3-4 तरह के होते हैं, जिसमें कि एक आ जाता है आपका सिंपल लिटरेचर रिव्यू बेस्ड पेपर, जिसमें कि आपको सिंपली कुछ स्टडीज़ जो हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड उनको एक्सप्लोर करना है और उनसे कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करने के बाद फिर उन कंक्लूजन्स को कनेक्ट करना है, एंड देन यू फाइंड सम कंक्लूजन्स, सम ओरिजिनल कंक्लूजन्स जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे डेटाबेस में, स्टडीज़ में. तो वो जो नई स्टडी आप लेकर के आएंगे वो होगी आपकी तरफ से एडिड रिसर्च पेपर जो आप लिखेंगे. तो ये थोड़ा सा सिंपल आप कह सकते हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें आपके रिसर्च टूल्स वो कुछ अप्लाइड नहीं होते हैं. जबकि डेटाबेस जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं उनमें आप बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटास. उसके बाद रिसर्च टूल्स आपको वहाँ पर लगाने पड़ते हैं उन डेटा से फाइंडिंग्स निकालने के लिए, कंक्लूजन्स डिराइव करने के लिए. तो ये आपके हो जाते हैं डेटा बेस्ड पेपर्स. इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ करके भी रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, कुछ इंटरव्यू बेस्ड भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें फिर रिसर्च टूल्स भी कम हो जाते हैं जो वो अप्लाई करते हैं. तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग तरह के रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं. तो रिसर्च पेपर, वंस यू हैव रिटन द रिसर्च पेपर, उसके बाद की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं कि एक तो आपको उनको पब्लिश करना होता है किसी भी अच्छे जर्नल में, दूसरा आपको वो प्रेजेंट करने होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, या आप किसी कॉलेज में उनको प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें जाके. तो अब आपको क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू गेट टू नो अबाउट दीज कॉन्फ्रेंसेस एंड यू नो हाउ वेयर टू गो एंड हाउ टू गो. तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटीज़, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ which organize these workshops or these conferences regularly, like on an yearly basis. But there are few colleges also जो कि ईयरली तो नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट येस बहुत फ्रीक्वेंटली वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस. और उनके जो नोटिसेस होते हैं वो वेल इन टाइम, लाइक वेरी वेल इन टाइम, 4 to 5 months बिफोर द कॉन्फ्रेंस जो है वो निकाल दिए जाते हैं. वो नोटिसेस सर्कुलेट किए जाते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं कॉन्फ्रेंसेस के रिगार्डिंग.
और इसके अलावा उनकी वेबसाइट्स पर भी वो नोटिसेस होते हैं। तो अगर आप थोड़ा अवेयर रह के या एक्टिवली अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं और चेक करते रहेंगे तो भी आपको उन नोटिसेस का पता लग जाएगा कि उन कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इन कमिंग फ्यूचर। तो उसके लिए फिर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी जो हैं वो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वैरी करते हैं, और आप क्या पोजीशन होल्ड करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए जो चार्जेस रखे जाते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो एक रिसर्च स्कॉलर से कम होते हैं, और रिसर्च स्कॉलर को जो पे करना होता है उससे कहीं ज़्यादा पे करना होता है एक एकेडमिशियन को। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये कॉन्फ्रेंस जो अटेंड किया इसके लिए आई पेड अराउंड 1500 रुपीज़। सो एकेडमिशियन के लिए आई थिंक वहाँ पर 2000 अमाउंट रखा गया था। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस जो है वो आपके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में रखी जाती हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ को या कोई कॉलेजेस को ऑनलाइन मोड में रख रहा है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी वहाँ पर कम होंगे, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ जो उनका सेटअप कॉस्ट है और जो भी उनका पूरा उसको ऑर्गेनाइज़ करने का कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बहुत कम रखते हैं। जबकि ऑफलाइन मोड में अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो उस पर आपको काफ़ी हाई चार्जेस जो हैं वो पे करने होते हैं। तो अब बात करते हैं कि वंस यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक रिसर्च पेपर लिखा है एंड यू वांट टू प्रेजेंट दैट पेपर एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस, तो आप उसके लिए रजिस्टर करेंगे जिससे कि आप उसको अटेंड कर सकें। ठीक है, तो ये आपने अटेंडिंग के लिए एक रजिस्टर कर दिया है कॉन्फ्रेंस में। अब बात आती है कि पेपर को प्रेजेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे डिमांड करती है आपके पेपर का एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक क्रक्स होता है, पूरे पेपर का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि आपको एक स्टैंजा में या एक पेज में जो है वो लिख के यूनिवर्सिटी को देना होता है, मेल करना होता है। तो इसमें आपके सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है, स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी, क्यों आपने वो पेपर लिखा, द डेटा कलेक्शन पार्ट, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, कैसे किया है, क्या रिसर्च टूल्स आपने अप्लाई किए हैं, क्या फाइंडिंग्स आपकी रही हैं, एंड फ्यूचर रोड मैप क्या है आपकी स्टडी का, फ्यूचर में आप क्या उसके लिए इम्प्लीकेशंस वहाँ पर रख रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको 2-2, 3-3 लाइन में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में ऐड करनी होती है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेटिंग स्टाइल रहेगा, कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स वहाँ पर रहेंगे, वो भी आपको यूनिवर्सिटी की साइड से ही इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। समटाइम्स सो यूजुअली इट इज़ अराउंड 250 to 300 वर्ड्स, बट कुछ केसेस में यूनिवर्सिटीज़ इसको बहुत ज़्यादा रख देती हैं। जैसे कि अभी जो मैंने जहाँ पर पेपर प्रेजेंट किया है वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड्स लिमिट 500 वर्ड्स थी, तो जिसमें आपको थोड़ा सा एक लॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना पड़ जाता है वहाँ पर। तो वो एब्स्ट्रैक्ट जब आप यूनिवर्सिटी को मेल कर देंगे तो नाउ यूनिवर्सिटी विल टेक फ्यू डेज अगेन टू चेक दैट एब्स्ट्रैक्ट। तो वहाँ पर चेकिंग के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। वन थिंग दे चेक इज़ द प्लेजरिज्म, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कितनी ओरिजिनलिटी है आपके एब्स्ट्रैक्ट में, कितनी ज़्यादा ट्रू स्टडी है आपकी, ऑनेस्ट स्टडी है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये चीज़ आपकी चेक कर सकते हैं प्लेजरिज्म के थ्रू। और इसके बाद ये चेक किया जाएगा कि क्या आपका जो स्टडी है, जो डेटा आपने दिया है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो रेलेवेंट है। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद इफ़ दे फाइंड दैट योर स्टडी इज़ एक्सेप्टेबल, योर एब्स्ट्रैक्ट इज़ एक्सेप्टेबल, सो दे विल मेल बैक टू यू कि ओके योर एब्स्ट्रैक्ट इज़ एक्सेप्टेड एंड यू मे नाउ सबमिट योर फुल पेपर टू द यूनिवर्सिटी। तो अब आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शंस। वन इज़ कि आप पेपर को पब्लिश करवाना चाह रहे हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप पब्लिश नहीं करवाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली पेपर को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों चीज़ें करना चाह रहे हैं, पेपर प्रेजेंट भी करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर सबमिट करूं और यूनिवर्सिटी प्रोसीड करे मेरा पेपर किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है और आप चूज़ कर लेते हैं कि आपको पेपर प्रेजेंट करना है या फिर आपको पब्लिश भी करना है, तो उसके बाद आपको पूरा स्केड्यूल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है कि जिस भी डेट को यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस रखा है, ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसमें किस टाइम पर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो आपको वहाँ पर डिलीवर करनी होगी। तो उसके लिए एक आपको पीपीटी बनाना पड़ता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाना पड़ता है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो ऑडियंस है वो इजीली कैच कर सके आपके की पॉइंट्स को, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है आपका, 7 से 8 पेजेस का होता है मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो।
वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप पूरा पेपर उनको वहाँ खड़े होकर आपसे वर्बली समझा रहे हो। तो पावर पॉइंट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, क्योंकि उसमें आप इजीली अपने पॉइंट्स को कन्वे कर सकते हो, उनको समझा सकते हो। तो पीपीटी का यूज़ करके आपको वहाँ प्रेजेंट करना है। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पीपीटी वेल इन टाइम पहले ही डिमांड कर लेती हैं, ताकि वो अपने सिस्टम में पर्टिकुलरली लगा के रखें सभी की पीपीटीज़ को, सो दैट बाद में कुछ डिस्टर्बेंसेस वहाँ पर एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन और ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस ना हो। तो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कॉन्फ्रेंस जो होते हैं वो यूजुअली 2 दिन के लिए रखे जाते हैं। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है कंसेक्यूटिव डेज़ पर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यू मस्ट अटेंड ऑन बोथ ऑफ द डेज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसाइट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, इतने एक्सपर्ट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं जिनसे मिलने का मौका मिलता है। तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर मिल जाएगा अगर आप दोनों दिन अटेंड करते हैं। However, I just attended on the first day of conference. I was not able to attend on the second day because I have a little baby. So carrying him, it was not possible for me to attend for both of the days. तो फर्स्ट डे पर मेरा स्केड्यूल था प्रेजेंटेशन, तो इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट डे पर ही अटेंड किया था कॉन्फ्रेंस को। बट आई विल सजेस्ट कि आप दोनों दिन जो है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। तो अब मैं यहाँ पर कुछ रियल टाइम रिकॉर्डिंग्स जो है वो कनेक्ट कर रही हूँ इस वीडियो में, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ पर ट्राई किया है उनको कैप्चर करने का। सो आई जस्ट होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, उनसे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे वहाँ पर पूरे कॉन्फ्रेंस को जो है वो मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। So now I am proceeding with the recordings that I have done. So we reached at university around 12 p.m. तो university पहुंचने के बाद and after parking our car, so first I entered the hall, जहाँ पर enter करते ही मुझे एक registration desk वहाँ पर देखने को मिला। तो registration desk पर वहाँ कुछ faculty members थे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से, जो कि registration का काम वहाँ पर कर रहे थे। However, I registered for the conference earlier, but उस दिन जो है वो वहाँ पर बेसिकली अटेंडेंस का काम हो रहा था। सो आई मार्क माई अटेंडेंस दैट येस आई एम हियर इन द यूनिवर्सिटी टू प्रेजेंट माई पेपर इन दिस ट्रैक। तो रजिस्ट्रेशन वंस आई हैव डन, उसके बाद मुझे एक किट वहाँ से मिला जो उन फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे दिया। तो ये किट बेसिकली सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया गया था, और नॉर्मली कॉन्फ्रेंस में ये किट्स दी जाती हैं पार्टिसिपेंट्स को, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में नहीं भी दी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कल्चर। बट यहाँ पर मुझे एक किट मिला था जिसमें कि मुझे ये बैग मिला था, लेनोवो का बैग था ये। इट्स अ डिसेंट बैग, क्वाइट अ डिसेंट बैग, मैं इजीली इसे कैरी कर सकती हूँ। सो दिस इज़ अ लैपटॉप बैग, और इसमें मुझे यहाँ पर कुछ बुक्स दे दी गई थी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ ये पब्लिश्ड बुक्स हैं जो कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने ही पब्लिश करवाई हुई हैं इन रिसेंट ईयर्स। 2020 की है, 2022, 2021। ये एक बुक है जिसमें कि सभी रिसर्च पेपर्स ही हैं सभी में, बट ये कुछ बिजनेस रिव्यूज़ हैं 3। और इसके अलावा एक नोटिंग पैड और एक पेन भी हमें मिला था कि ताकि कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए अगर हमें ऐसी कोई नीड फील हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास पेपर एंड पेन हो। इसके लिए ये बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को जो है वो दी जाती है किट। और अब इस किट को ले लेने के बाद सो आई प्रोसीडेड टू द लंच, जो कि रखा गया था बिटवीन 1 PM to 2 PM, एंड so the lunch was available for all the participants and the faculty members of Gurugram University. So after having lunch, and yes, for lunch also I made this video, a very small video, to show you guys that so the system that was done there was particularly a buffet system, जिसमें कि सेल्फ सर्व था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरह की सब्जियाँ, 3 तरह की ब्रेड्स, सैलेड, कर्ड, गुलाब जामुन, ये सब रखे गए थे। अनलकीली गुलाब जामुन ख़त्म हो गया था। Anyways, so after having lunch, so at 2 o'clock, 2 to 3, so my track 1 was scheduled, जिसमें कि मेरी प्रेजेंटेशन होनी थी। तो उसके लिए मैंने क्विकली ऑडिटोरियम को एंटर किया, और ऑडिटोरियम में जो प्रेजेंटेशन थी वो मेरी 4th नंबर पर थी। तो प्रेजेंटेशन की भी फुल वीडियो मेरे पास है। आई समहाउ मैनेज्ड एक्चुअली टू रिकॉर्ड माई वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन, बट आई एम नॉट गोइंग टू अटैच द कंप्लीट वीडियो ऑफ माई प्रेजेंटेशन बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ रिलेवेंट टू यू, एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक।
ऑफ माई रिसर्च पेपर इन दिस वीडियो, तो आपको वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डेमो लास्ट में डाल दूँगी, सो दैट आप ये देख सकें कि किस तरह से जो है वो पेपर मैंने प्रेजेंट किया था। तो एक बहुत छोटा पार्ट मैं उसका लास्ट में यहाँ पर अटैच कर रही हूँ इस वीडियो में, बट उससे पहले मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा दूँ। तो प्रेजेंटेशन होने के बाद, एट द एंड ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशंस, व्हेन ऑल द प्रेजेंटेशंस हैव बीन डन, उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर रखा गया था, जिसमें कि हमें ये सर्टिफिकेट्स वहाँ पर दे दिए गए हमारी पेपर प्रेजेंटेशन का, जो एक अच्छा खासा सबूत है। एंड सर्टिफिकेट्स के साथ हमें यहाँ पर मोमेंटो भी दिया गया था एज अ रिमाइंडर ऑब्जेक्ट, यू कैन से। सो दिस वाज अ गुड थिंग दैट दे हैव डन। एंड सर्टिफिकेट और मोमेंटो कलेक्ट करने के बाद कुछ टाइम वहाँ पर हमें मिला था, जिसमें कि हम आपस में मिल सकते थे। तो कुछ प्रोफेसर्स थे वहाँ पर, दे वर हाईली एक्सपर्ट, सो आई मेट देम एंड इट वाज, ट्रस्ट मी, इट वाज द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस. So I met Professor Nicholas. So he was from USA. As I have told you earlier that this was an international conference. So international conference में जो आपके organizers होते हैं, participants होते हैं, वो different countries से होते हैं. तो यहाँ पर जो ये conference थी वो 2 universities ने jointly organize की थी. One was Gurugram University and one is so Valparaiso University from USA. तो ये जो थे Professor Nicholas, वो यूएसए की साइड से थे, और ये दोनों प्रोफेसर्स, वन इज प्रोफेसर मूसा फ्रॉम यूएसए इटसेल्फ एंड वन वाज प्रोफेसर ए.के. जैन फ्रॉम एमडीआई गुरुग्राम. सो आई मेट बोथ ऑफ द प्रोफेसर्स एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. इतने इंसाइट्स हमें वहाँ पर मिलते हैं दोनों ही प्रोफेसर से बात करके. बहुत अच्छा लगा. कुछ ऐसे फील्ड्स के बारे में बात करने को मिला कि किस तरह के फील्ड्स जो हैं वो अनटच्ड हैं रिसर्च करने के लिए, या कैसे हम अपने करियर को बेटर शेप कर सकते हैं. सो and after having met the professors and few students from the same university, so there was track 2 जिसमें कि फिर से कुछ 7 से 8 presentations रखी गई थी, और उसके बाद था हाई टी एंड स्नैक्स. सो ये सभी अटेंड करके we just left from the conference, and now I am attaching the presentation video of mine, so you may watch it. And yes, if you liked this video, if this video was helpful to you, you may like this video and you may comment if you want to know anything more about the conferences, the papers, the presentations, how do we write research papers. So you may ask anything from me in the comment section, and do appreciate if you really liked this video, because I have put a lot of efforts making it, as I really don't have any experience of vlogging, so I just tried my best to capture all those moments. So you may subscribe my channel, and for more of such videos, do press the bell icon. Thank you very much. Role flexibility, how much job rotation is there, prompt decision making capabilities. These are some of the main elements of workforce agility. Furthermore, I have also concluded few crucial enablers which foster workforce agility, or recognition, workplace spirituality, self-determination, teamwork, organizational learning and training, employee involvement, knowledge sharing, self-empowerment, psychological empowerment. All of these are crucial enablers which enable the workforce agility in an organization. So lastly, I will talk about the future roadmap of this study. So on the basis of the complete literature review that I have done, I have found that there is a close relationship between workforce agility and employee involvement and knowledge sharing. So me and my co-author, we would like to study both of these variables, knowledge sharing and employee involvement, in detail in context of workforce agility in few industrial sectors which we have not covered in this study. One is pharmaceutical industry, IT industry, media industry and automobile industry. So in all these industries also we would like to study these topics in detail.